philosophies and teachings of great leaders and philosophers। महान दार्शनिक एवं शिक्षकों द्वारा महान दार्शनिकों एवं शिक्षकों द्वारा दी गई शिक्षाएं एवं दर्शन दी गई शिक्षाएं एवं दर्शन। ये पूरा एक स्पेसिफिक यूनिट है बेटा, इसमें हमें बहुत सारे फिलोसोफर्स पढ़ने हैं। क्लियर? बहुत सारे फिलोसोफर्स पढ़ने हैं मतलब बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल बातें करनी है, बट ये फिलोसॉफिकल बातें तुम्हारे थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ब्रॉड करने वाली है। मैंने कहा था ना ऐसे में ज़रूरी काम आएगा ये पेपर, ये इस यूनिट की वजह से काम आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें प्लेटो को पढ़ना है, यहाँ हमें अरस्तु को पढ़ना है, यहाँ हमें मैकियावेली को समझना है, रॉल्स को समझना है, महात्मा गांधी को समझना है, अंबेडकर को समझना है। ये तो कुछ ही नाम मैंने गिनाए हैं। क्लियर? तो जब हम इन सब को पढ़ेंगे, इन सब के फिलॉसफीज को पढ़ेंगे और समझेंगे, तो हमें अलग अलग डायमेंशन समझ में आएंगे कि जस्टिस को ही, एक न्याय के सिद्धांत को ही प्लेटो अलग तरीके से समझ रहा है, अरस्तु अलग तरीके से कह रहा है, रॉल्स अलग तरीके से कह रहा है। अधिकार वही है, बट हॉब्स अलग कहता है, लॉक अलग कह रहा है, रूसो अलग कह रहा है। क्लियर? समानता एक सिंबल है, बट महात्मा गांधी अलग तरीके की बात कर रहे हैं समानता को लेकर, अंबेडकर साहब अलग तरह की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो जब हम एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग फिलोसोफर्स के डायमेंशन से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमें एक ही टॉपिक को डिफरेंट डायमेंशन से समझने की हमारी कैपेबिलिटीज डेवलप होगी। और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से जो है वो डायरेक्टली यूपीएससी पूछता है, फिलोसोफर से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कई बार इन फिलोसोफर्स का यूज हम ऐसे में भी कर सकते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कुछ सालों पहले, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हैप्पीनेस? खुशी शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? बताओ क्या है बेटा खुशी तुम लोगों के लिए? पता नहीं सर, मतलब लोगों को खुशी नहीं पता है। समथिंग विच गिव्स सेटिस्फेक्शन। शाबाश, ये तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। अलग अलग हो सकता है ना भाई, मेरे लिए पढ़ाना खुशी है, इसलिए 2-3 घंटे पढ़ा दूंगा तुम लोगों को, 4-5 भी हो सकते हैं, है ना? सोचो तुम क्या है तुम्हारे लिए खुशी, आज तुमसे पूछ के ही जाऊंगा मैं। हाँ, और क्या है बेटा तुम लोगों के लिए खुशी? किसी की हेल्प करना। ओके सर, क्लास ना होना, ये भी खुशी होगी किसी के लिए? नहीं, पनिशमेंट देना ये मेरे लिए है बेटा, तुम लोगों के लिए थोड़ी ना है, ये मेरे लिए है ना? तुम लोगों को, स्टूडेंट्स को परेशान करना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है। इसके अलावा खुशी भी नहीं पता तुम लोगों को, फिर क्या ढूंढ रहे हो तुम लाइफ में? न तुम्हें खुशी पता है, न तुम्हें ईमानदारी पता है, न तुम्हें सत्यनिष्ठा पता है। चलो भारी भारी शब्द तो छोड़ दो, तुम लोग खुश रहना चाहते हो या नहीं? कहना सर चाहते होते तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते। ऐसा कुछ नहीं। क्या है बेटा खुशियां? तुम्ही से पूछ लो। पता नहीं क्या है बेटा खुशियां? हाँ तुम्हारे लिए मूवीज देखना। शाबाश, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि आराम से सोफे पे बैठ के मूवी देखी जाए, है ना? और कौन बताएगा खुशी क्या है? हॉलीडेज में घर जाना। अच्छा, घर से बाहर रह रहे हो ना तुम लोग? मेरी खुशियां छीनी है तुम लोगों ने इस हिसाब से, तो है ना? मुझे घर से बुलाया गया है कि सर आओ पढ़ाओ, है ना? व्हाट एल्स?
हैप्पीनेस फॉर यू बेटा? हाँ, तुम ही से पूछो। हाँ, किसी का हेल्प कर देना, वाकई में दैट इज वेरी गुड। पैसा कमाना किसी की खुशी नहीं है सर, अथाह पैसा हो। हाँ, तो बोल क्यों नहीं रहे हो कि सर इतना पैसा हो कि सोचने की जरूरत ना पड़े कि क्या कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। यही तो खुशी है, राइट? तो डिफरेंट पीपल आर हैविंग डिफरेंट मीनिंग। और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा, बट ऐसा थोड़ी ना लिखोगे तुम कि सर पैसे कमाना। वहां पे उस चीज को लिखने के लिए, समझने के लिए तुम्हें बेंथम को पढ़ना होगा कि बेंथम कहता है दो तरह की खुशियां होती है, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। एक वो जो मात्रात्मक होती है और एक जो गुणात्मक होती है। मात्रात्मक वो जिसे कैलकुलेट किया जा सके, जैसे धन दौलत पैसा। गुणात्मक वो जो आंतरिक रूप से निर्मित हो, किसी की मदद करके जो खुशी मिलती है वो। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? बोथ है ना? ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम लोगों के लिए बोथ। बट अगर हम देखें इन प्रैक्टिस और अगर हम रियलिटी की ओर जाए, तो ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है? तुम्हारे पास 1,000 रुपए हो, 10,000 रुपए हो, या तुम्हारे साथ पास अच्छे दोस्त हो? 10,000, शाबाश। कितने लोग हैं वो 10,000 वाले, और कितने लोग हैं वो अच्छे दोस्त वाले, और कितने लोग हैं वो दोनों होना चाहिए सर ना भाई सर, वो 10,000 हो और अगर दोस्त ना हो तो फिर खर्च किस पे किया जाए? है ना? खुशियां तो बांट के ही मिलती है ना। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज फिलोसोफर्स, कि जो कॉन्सेप्ट्स हम समझ रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में इन अ वेरी सिंपल वे, ठीक है, उन्हें कैसे फिलोसोफर्स ने एक्सप्लेन किया है। क्योंकि उन फिलोसोफर्स के बेसिस पे अगर तुम अपना आंसर लिखोगे तो मिलेंगे बेटा एक्स्ट्रा नंबर। एट द एंड ये सारे काम हम कर क्यों रहे हैं? नंबर लाने के लिए ना। तो नंबर अच्छे कैसे आएंगे? अगर ये क्वेश्चन का जवाब तुम सीधे सीधे लिख लोगे कि दूसरों की हेल्प करने से और ये सारे काम करने से खुशियां मिलती है, तो तुम्हें मिलेंगे नॉर्मल मार्क्स। बट अगर तुम उसमें फिलॉसफी डालोगे बेंथम की, उसमें फिलॉसफी डालोगे मिल की, ठीक है, फिर तुम्हें मिलेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स। और वो एक्स्ट्रा मार्क्स तुम्हारा सिलेक्शन और रैंक में हेल्प करेगा। इसीलिए ये फिलोसोफर्स पढ़ना है, सिंपल, राइट? अब इन फिलोसोफर्स को पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए ये फिलोसोफर्स थोड़ा हम लेट कवर करेंगे। इसलिए जो फर्स्ट यूनिट में फिलोसोफर्स है ना, ये भी हम इसी यूनिट के साथ करेंगे। ये तो फर्स्ट यूनिट वाले जो एडमिनिस्ट्रेटर्स लीडर्स है वो भी हम इस फिफ्थ यूनिट के साथ ही कवर करेंगे, क्योंकि पहले तुम्हारी एक थॉट प्रोसेस तो डेवलप कर दूं। सीधे तुम्हें फिलोसफी में फेंक दूंगा तो तुम लोग डूब जाओगे। तो पहले तुम अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करो, तैरना सीखो, फिर फिलोसोफर्स में जाएंगे, राइट? इसके बाद नेक्स्ट यूनिट इज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन में नैतिकता एवं मूल्य। ठीक है, अभी तक हमने जितनी बातें की, चाहे हमने एटीट्यूड की बात की हो, चाहे एप्टीट्यूड की बात की हो, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की हो, वो सारी की सारी हमने मेजरली फोकस किसे किया है? इंडिविजुअल्स को। बट अब इस यूनिट में हम बात करने वाले हैं किस कंटेक्स्ट में? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव में, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह के एथिक्स चाहिए। अब तुम्हें लोक प्रशासन में किस तरह की नैतिकता चाहिए? जवाबदेहिता होनी चाहिए, ठीक है, पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होना चाहिए। सिर्फ गवर्नेंस से काम नहीं चलता है बेटा, गुड गवर्नेंस होना चाहिए। सिर्फ शासन हो या अच्छा शासन हो, क्या जरूरी है? सिर्फ क्लासेस हो या अच्छी क्लासेस हो, क्या जरूरी है? सिंपल। तो गवर्नेंस भी गुड होना चाहिए। उस गुड गवर्नेंस को कैसे इंश्योर किया जाए, क्या उसमें सुधार किया जाए,
क्या चीजें वहां आवश्यक है, ये सारी चीजें हमें इस यूनिट में पढ़नी है। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस, ठीक है, एंड ऑल दोस थिंग्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, इंटरनेशनल फंडिंग क्या है, वो सारी चीजें यहाँ। Yeah, so this is something related with administration. And the last, but the most important, is probity. ईमानदारी। अब ईमानदारी को तो हम ऑनेस्टी भी लिख सकते हैं ना। Why it is probity? ईमानदारी का मतलब क्या हुआ बेटा? अपने कार्यों को ईमानदारी से करना, है ना। बट जब हम प्रोबिटी की बात करते हैं, प्रोबिटी का मतलब होता है कि प्रत्येक परिस्थिति में उच्च नैतिक आदर्शों का पालन करना, ठीक है, टू फॉलो हाई मोरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। उस परिस्थिति में भी जहां पर आप पर कोई निगरानी नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसे समझे तो अगर घर पे कोई नहीं है, मम्मी पापा नहीं है जो ये इंश्योर करे कि तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, उस कंडीशन में भी अपने टाइम टेबल को पूरी ईमानदारी से फॉलो करना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से फुलफिल करना इज प्रोबिटी। मम्मी पापा रहते हैं, टीचर्स रहते, तब तो तुम लोग पढ़ ही लेते हो। जब पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं है, टीचर्स का कंट्रोल नहीं है, तब तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, तब तुम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये प्रोबिटी है बेटा, ठीक है। तो एक सिविल सेवक के रूप में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, इन सब के होने के साथ साथ प्रोबिटी का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोबिटी नहीं हुई तो आप अपना काम तभी तक करोगे जब तक निगरानी है, जब तक नियंत्रण है, कि मम्मी पापा देख रहे हैं तब तक पढ़ ले, और जैसे ही मम्मी पापा गायब, ठीक है, मोबाइल उठाना और किताबें साइड में रखना। ये लैक ऑफ प्रोबिटी है। और एक सिविल सर्वेंट के रूप में आप लोगों में प्रोबिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो दैट इज व्हाट द यूनिट्स विच वी आर सपोज टू कवर। 7 यूनिट्स डन। अब इसके बाद एक लास्ट यूनिट आती है जो कुछ नहीं है बट सब कुछ है, दैट इज केस स्टडीज, ठीक है। अब ये जो केस स्टडीज है, ये वो जो पिछले 7 टॉपिक है ना, उसी से रिलेटेड होगी, चाहे इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर एप्टीट्यूड से रिलेटेड हो या एटीट्यूड से रिलेटेड हो, बट दीज आर रिलेटेड विद दैट ओनली, क्लियर। तो ये हमें पढ़ना है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, मान लो तुम अपने जिले में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे जिले में एक प्राकृतिक आपदा आ जाए जिसकी वजह से हजारों लोग उस राहत के लिए तुम पे उम्मीद जताए बैठे हुए हैं। मान लो बाढ़ ही आ जाए जिसमें बहुत सारे लोग डूब गए हो, फंसे हुए हो, और दूसरी तरफ तुम्हें खबर मिलती है कि तुम्हारे परिवार में किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, या ये समझ लो कि उनका अंतिम समय चल रहा है, क्लियर। इस स्थिति में तुम क्या करोगे? इस तरह की केस स्टडीज तुम लोगों को दी जाएगी, ठीक है। या फिर तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो और रास्ते में तुम देखते हो कि एक एक्सीडेंट हुआ है, और जब पास जाके पता करते हो तो उस एक्सीडेंट जिसका हुआ है वो तुम्हारा कोई रिलेटिव ही है। अब तुम क्या करोगे? है ना, छोड़ देंगे रिलेटिव को है ना। जरूरी नहीं बेटा, वो भी एक नेगेटिव ट्रेट है कैरेक्टर का, किसी को मुसीबत में छोड़ के जाना, एक नकारात्मक चरित्र का प्रदर्शन कर रहे हैं ना तुम्हारे। तो उसी केस स्टडी से तुम्हारे बिहेवियर को, तुम्हारे कैरेक्टर को परखा जाएगा। या फिर कुछ इस तरह का केस आ जाए कि तुम म्युनिसिपल कमिश्नर हो और तुम्हारे एरिया में एक बिल्डिंग गिर गई है
जब तुम इंक्वायरी करते हो तो पता चलता है कि जिस कमिश्नर ने इसकी परमिशन दी थी, तुम्हारे पिछले कमिश्नर ने, उसने नियमों को नहीं देखा था, बहुत ज्यादा करप्शन किया था, और जिस बिल्डर को वो टेंडर दिया था वो पॉलिटिकल पार्टी का रिलेटिव है, एक एमएलए का रिलेटिव है। क्लियर? और वो जो पिछला म्यूनिसिपल कमिश्नर है वो तुम्हारा दोस्त है। अब तुम इंक्वायरी में क्या करोगे? अपने दोस्त के खिलाफ जाओगे, उस बिल्डर के खिलाफ जाओगे जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, या फिर इन दोनों को बचाते हुए इंक्वायरी करके काम खत्म करोगे? सो इस तरह की रियलिस्टिक सिचुएशन आपको दी जाएगी इस केस स्टडी में, और आपको सॉल्यूशन निकाल के लाना है। और वो जो सॉल्यूशन तुम लोग लिखोगे उससे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, उससे तुम्हारा कैरेक्टर डिसाइड होगा कि तुम करते क्या हो ऐसी परिस्थिति में जहाँ एक तरफ दोस्त हो और एक तरफ तुम्हारा कर्तव्य हो। तुम दोस्ती चुनोगे या कर्तव्य को चुनोगे? कितने लोग कर्तव्य चुनेंगे? हाँ तो देख लो बेटा, इन लोगों से दोस्ती सोच समझ के करना ना, क्योंकि ये साथ नहीं देने वाले हैं। और कितने लोग दोस्ती चुनने वाले हैं? एक दो। हाँ तो ये प्रशासन को बताना पड़ेगा, ये जब बन जाए तब इन पे नजर रखना, क्योंकि ये लोग दोस्ती चुन रहे हैं। राइट? सो दिस इज व्हाट वी नीड टू कवर। तो अगले 50-60 घंटे जो हम पढ़ेंगे उनमें हमें ये सारी चीजें कवर करनी है। ठीक है? अब क्योंकि तुम लोग 2-3 ईयर वाला बैच हो बेटा, तो यहां पे हम हर एक कॉन्सेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। बहुत एडवांस लेवल पे मैं नहीं जाऊंगा, नहीं लेके जाऊंगा तुम लोगों को। बेसिक टू इंटरमीडिएट अंडरस्टैंडिंग, इतना। ठीक है? साथ में जो हमारा अप्रोच होगा दैट विल बी एग्जाम्पल लेट। हम उदाहरणों से ही समझेंगे कि क्या है, क्यों है, और किस तरीके से इसे सुधारा जा सकता है या और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। क्लियर? तो हमारे लिए एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, यूपीएससी के लिए भी एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा जरूरी है इस पेपर में। ठीक है? तो जहां जरूरत पड़ी वी विल क्रिएट एग्जाम्पल्स एज वेल। हम उदाहरण बनाएंगे भी, हाइपोथेटिकल काल्पनिक उदाहरण देके चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, और जहां हमारे पास रियलिस्टिक एग्जाम्पल मौजूद हो वहां हम रियल एग्जाम्पल्स को भी कोट करेंगे। तो कोशिश हम क्या करेंगे? यहां पे फोकस करेंगे, और आंसर राइटिंग में भी तुम यही चीज फोकस करोगे, योर रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स तुम अपने आंसर्स में लिखोगे उतना ही ज्यादा इंपैक्टफुल तुम्हारा आंसर। क्लियर? सो दिस इज व्हाट द अप्रोच विच वी आर गोइंग टू डू। इस दृष्टिकोण से, इस तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है? बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे हम लोग नहीं जाएंगे। क्लियर? नाउ एक और चीज जो मैं तुमसे पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में एक्सपेक्ट करता हूं वो ये कि तुम्हारे आसपास तुम्हें जितने भी कोट्स नजर आए रिलेटेड विद अवर सिलेबस, ऑनेस्टी को लेकर अगर कोई कोट नजर आता है, इंटीग्रिटी को लेकर अगर कोई कोट नजर आता है, तो उसको एक अलग से डायरी में लिख लो। ठीक है? नॉट लाइक दैट, है ना, बाय द ग्रेट फिलोसोफर्स। ठीक है? प्लेटो का कोई कोट मिल जाए, महात्मा गांधी का कोई कोट मिल जाए, ठीक है, नेहरू का कोई कोट मिल जाए, वल्लभ भाई पटेल का कोई कोट मिल जाए, ठीक है, वो सारे कोट। ठीक है? वो कोटेशन जब हम आंसर राइटिंग में ऐड करेंगे तो हमारे आंसर्स और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे। और एथिक्स में ये उम्मीद की जाती है कि स्टूडेंट अपने आंसर की शुरुआत भी कोटेशन से करे, कंक्लूजन भी कोटेशन से करे, रेलेवेंट कोटेशन। पता चला क्वेश्चन है ऑनेस्टी का, हम कोटेशन दे रहे हैं इंटीग्रिटी का, दैट विल नॉट वर्क। ठीक है? तो अभी शुरू कर दो कोटेशंस कलेक्ट करना, फिर हम उसे सेग्रीगेट भी करते चलेंगे। राइट? तो ये काम तुम लोग साइमल्टेनियसली करते चलना, बहुत सारे मैं भी प्रोवाइड कर ही दूंगा।
क्लियर? और आंसर राइटिंग में ये सारी चीजें हमारी एड ऑन होते जाएगी। डन? चलो, तो सिलेबस समझ में आ गया, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। चलो, अब तुम लोगों को अगर कोई सवाल हो तो पूछ लो बेटा।